नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम आरपीएससी के द्वारा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। तो आज के इस पेपर के अंतर्गत हम 2022 में अगस्त 2022 में आरपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए जीके एंड एग्रोनॉमी का जो पेपर आयोजित करवाया था, तो उसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े इन विषयों से हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण और अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप इन 30 में से कितने सवालों को है वो सही कर पाए। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम क्या है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और विकल्प 4 है जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को आपको अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको है वो सेट करना है। तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर। जयपुर की जनसंख्या 66 लाख और 26,000 है, 66.26 लाख। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की जनसंख्या है 36.87 लाख। अलवर की जनसंख्या है 36.74 लाख। और नागौर की बात करें, नागौर की जनसंख्या है 33.07 लाख। यानी कि जयपुर की 66,26,000, जोधपुर की 36,87,000, अलवर की 36,74,000 और नागौर की 33,07,000 जनसंख्या है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के जिले आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तेजाजी के लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गायों के, भेड़ों के, घोड़ों के और ऊंटों के। तो तेजाजी को काला व बाला के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और गायों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाय, क्योंकि तेजाजी गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की इन्होंने आहुति दी थी और इन्हें काला व बाला, ठीक है, काला यानी कि सर्पों के देवता के रूप में भी गोगा जी और तेजाजी को पूजा जाता है, गायों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। घोड़ों के देवता की बात करें तो एक बाड़मेर के लोक देवता है जिनका नाम है आलम जी। और आलम जी का जो दौरा है वहां पर एक घोड़ों के लिए ही प्रसिद्ध मेले का आयोजन है वो होता है। तो घोड़ों के देवता के रूप में आलम जी को पूजा जाता है। ऊंटों के देवता आप सभी को पता है, गोलूमंड फलोदी वाले बाबू जी को ऊंटों के देवता, और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा, अलवर, आबू पर्वत और समस्त अरावली पर्वत। तो राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, तो जहां पर एवरग्रीन नाम आए, चाहे सेमी ह्यूमिड एवरग्रीन हो या सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो या फिर एवरग्रीन हो, तो ये इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं ये सिरोही के आबू पर्वत में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जो हिली फॉरेस्ट है, पर्वतीय वन है, तो वो भी आपके सिरोही और माउंट आबू क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? लाख के समान लाल रंग। मारवाड़ शैली, किशनगढ़, मेवाड़ और हाड़ौती। तो जहां पर आपसे पूछा जाए, वैसे पीले और लाल रंग की प्रधानता मारवाड़ शैली में भी देखी जाती है, लेकिन जहां आपको चमकीला नाम आ जाए, चमकीला, देदीप्यमान, चमकदार, चटकीला, उसके साथ में पीला और लाल रंग की जो प्रधानता है ये आपकी मेवाड़ शैली में देखी जाती है। मारवाड़ शैली की बात करें तो बादाम सी आंखें और लाल और पीला रंग।
लाल व पीला। ठीक है, पीला मेहंदी पुरुषों के लिए और लाल महिलाओं की ओढ़नी है, वो विशेष तौर पर लाल रंगों से है वो प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो लाल और पीला केवल पूछा जाए तो मारवाड़, और चमकीला चटकीला देदीप्यमान लाल और पीला लाख के समान लाल और चमकीला पीला जो रंग पूछा जाए तो आप बताएंगे मेवाड़ शैली। ठीक है, इसके अलावा हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती स्कूल की उपशैली है बूंदी और एक है कोटा। ठीक है, तो बूंदी में पशु पक्षियों का चित्रण विशेष तौर पर होता है। तो पशु पक्षी किस प्रकार से होते हैं, मेनली हरे रंग से दर्शाए जाते हैं। तो बूंदी में हरा व नारंगी जो रंग है ये आपकी बूंदी की चित्रकला शैली की। ठीक है, और कोटा में पीला व नीला, पीला नीला व हल्का हरा रंग है, ये कोटा चित्रकला शैली में देखने को मिलता है। अगर किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ में विशेष तौर पर जो बनी ठनी वगैरह है, इसके अलावा भगवान कृष्ण और राधा जी के संबंध में महत्वपूर्ण यहाँ चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सफेद और गुलाबी सलेटी और सिंदूरी रंग है वो किशनगढ़ शैली में मिलते हैं। तो एक तो कौन सा रंग है, सफेद और सिंदूरी और गुलाबी। ठीक है, ये आपकी किशनगढ़ चित्रकला शैली में प्रमुख रंग है। तो रंगों से संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको ये चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। आगे भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। लूनी बेसिन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है, अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकी क्षेत्र या मरुस्थलीय। तो लूनी बेसिन विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए ये डेजर्ट इकोसिस्टम का एक पार्ट है। नेक्स्ट है पचपदरा झील है। तो पचपदरा झील खारे पानी की झील है, बाड़मेर में स्थित है पचपदरा। इसके अलावा बीकानेर की जो लूणकरण है, ठीक है, पचपदरा लूणकरण सर। इसके अलावा जयपुर की सांबर है, पिछले ही पेपर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा नागौर की डीडवाना है, कावोद है, सीकर की रेवासा है। तो ये सारी की सारी झीलें किस प्रकार की है, खारे पानी की झीलें हैं। बोराट पठार का फैलाव कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा, सिरोही, जालोर, नागौर, अजमेर। तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठारी भाग है इसे ही बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो पिछले ही पेपर में हमने इसके बारे में आपको कंप्लीटली बताया था। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है, तो वो है डूंगरपुर में। इसके बाद में 990 आपको बताया था मैंने राजसमंद में। ठीक है, और 987 है वो बताया था आपको पाली का। ठीक है, तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राजस्थान के जिले हो गए। ठीक है, तो 1 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, सिरोही, पाली, अजमेर। तो यही जिले हैं जो कि आपकी DAW के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूँ, आइए देखते हैं। तो ये थॉर्नवेट महोदय के जलवायु का वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत देखिए DAW की बात करें, DAW, तो DAW के अंतर्गत ये जो बड़ा वाला आपको एरिया दिख रहा है ये सारा का सारा DAW के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका नागौर है, पाली है, जोधपुर का बहुत सा भाग इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा बाड़मेर का जो पूर्वी एरिया है ये भी सम्मिलित है, जालोर का पूरा भाग है, सिरोही है। ठीक है, और इसके अलावा आपका राजसमंद का उत्तरी भाग है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका DAW के अंतर्गत आता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। इसके अलावा कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें मेनली आपका जैसलमेर जिला है पूरी तरह से। इसके अलावा बीकानेर का कुछ एक पार्ट है, और बाड़मेर का और जोधपुर का थोड़ा सा पश्चिमी हिस्सा है, ये आपका EAD के अंतर्गत आता है। और ये कई बार पूछा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थॉर्नवेट के अनुसार कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो है EAD। ठीक है, और उत्तरी राजस्थान जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और ये वाला जो भाग है शेखावटी वाला, ये आपका DBW के अंतर्गत आता है। और दक्षिणी जो भाग है राजस्थान का,
हाड़ौती हो गया, वांगड़ हो गया, ठीक है। तो ये आपका किस में आता है, CAW के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपका कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण आपको, सॉरी, थॉर्नवेट के जलवायु का वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है। अब हम कोपेन का भी आगे देखेंगे, आगे सवाल पूछ लिया है। देखिए, BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो BWHW ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सुदूर पश्चिम राजस्थान को है वो इंडिकेट करता है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर आता है। देखिए, कोपेन के अनुसार BWHW और थॉर्नवेट के EAD है, ये लगभग लगभग एक ही प्रकार का है, पश्चिमी राजस्थान को संदर्भित करता है। लेकिन BWHW में जैसलमेर के साथ साथ बीकानेर और गंगा तक नगर तक का क्षेत्र फैला हुआ है, लेकिन EAD में केवल जैसलमेर है, बीकानेर का थोड़ा सा भाग है और बाड़मेर का थोड़ा सा हिस्सा इसमें EAD में शामिल है। आइए देखते हैं दोनों को ही। ये है आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, और ये अभी हमने देखा थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW के अंतर्गत आपका श्री गंगानगर भी आता है, हनुमानगढ़ का भी कुछ पार्ट आता है, इसके अलावा शेखावटी वाला भी थोड़ा सा एरिया इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा जोधपुर का भी पश्चिमी जो भाग है इसमें शामिल किया जाता है, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है। तो ये BWHW के अंतर्गत है। ठीक इसी के अगर देखा जाए पैरेलली, तो ये थॉर्नवेट के वर्गीकरण EAD है, तो EAD में ये आपका ऊपर वाला ये पोर्शन है, इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसमें BSHW में ये चीजें हैं वो दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें BSHW के अगर कंपैरिजन की बात करें तो हम DAW वाला एरिया है वो मान सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं है। इसके ऊपर वाला जो एरिया है इन्होंने BWD में है वो डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये है आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। यहाँ पर मोटे तौर पर आपको देखना है कि कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, BWHW, BSHW, AW, CWG, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहुत बार सवाल इनसे पूछा जाता है, तो मैप को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन सवालों का जवाब को दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ठीक है। किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो सब ट्रॉपिकल हेली फॉरेस्ट, मैंने अभी आपको बताया, सिरोही जिला हो जाएगा इसमें उपोष्ण पर्वतीय वन, या फिर सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, या एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सारे के सारे आपके सिरोही जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हैं हरिदास जी, सुंदरदास, लालदास और नागरीदास। तो मेवात के प्रमुख संत है संत लालदास जी। लालदास जी मेवात के जो धौलीधूप है अलवर का, धौलीधूप, यहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये आपके मेव मुसलमान थे, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक हिंदू और मुस्लिम समन्वयता के प्रतीक के रूप में लालदास जी माने जाते हैं, और इनके उपदेश हैं वो लालदास चीरी चेतावनिया नामक के ग्रंथ में संकलित है। नागरीदास की बात करें तो ये किशनगढ़ के शासक थे, ठीक है। नागरीदास जिसे सावंत सिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और निहाल चंद मौर्य ने जो बनी ठनी बनाया था वो इन्हीं नागरीदास की प्रेमिका पर आधारित था। सुंदरदास की बात करें, हरिदास, तो संत हरिदास जी इन्होंने निरंजनी संप्रदाय के ये संस्थापक है। संत हरिदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? निरंजनी संप्रदाय की। हरिपुरुष की वाणी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और सुंदरदास ने सुंदर विलास नामक ग्रंथ लिखा है, और ये दादू संप्रदाय के प्रमुख शिष्य रहे हैं। इन्होंने दादू संप्रदाय के अंतर्गत एक नागा जो पंथ है, इस नागा पंथ के प्रवर्तक कौन है? संत सुंदरदास जी हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सुंदरदास जी के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था दौसा में, और इनका निधन हुआ था सांगानेर में, ठीक है। रणमल छंद के रचयिता कौन है? नरपति नाले, श्रीधर व्यास, पद्मनाभ, सुंदरदास। तो नरपति नाले ने बीसल देव रासो लिखा है, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर व्यास है, पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध, जो कि जालोर के चौहान शासक कानड़दे पर आधारित ग्रंथ है, इसकी रचना पद्मनाभ ने की। सुंदरदास जी ने सुंदर विलास नामक ग्रंथ की रचना की, जो अभी हमने डिस्कस किया। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, लूणी और गंभीरी। तो कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था पिछले पेपर में। तो अरब सागर की ओर गिरने वाली अगर नदियों की बात करें तो चंबल
ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बनास भी बंगाल की खाड़ी, और लूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गंभीरी भी इन्हीं की सहायक है, तो ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी। ठीक है, तो लूनी, इसके अलावा साबरमती है, माही है, पश्चिमी बनास है, ये सारी की सारी आपकी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर की नदियां हैं। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणी का उच्चतम भाग कहाँ है? उदयपुर से कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, हाड़ौती पठार से कोटा तक, उत्तरी राजस्थान नाहरगढ़ से जयगढ़। तो अरावली श्रेणी का जो उच्चतम भाग है वो दक्षिणी अरावली है, क्योंकि यहाँ की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट आबू पर आपकी गुरु शिखर, ये आपकी सर्वोच्च पर्वत चोटी दक्षिण में ही है। इसके अलावा और भी जो चोटियां हैं, शेर है, जरगा है, दिलवाड़ा है, ये सारी की सारी आपकी दक्षिण राजस्थान में है। तो अरावली का उच्चतम जो भाग है ये आपका इस विकल्पों के अनुसार उदयपुर में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो दक्षिणी भाग है इसकी औसत ऊंचाई मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी, 1000 मीटर है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। और हाड़ौती के पठार की बात करें तो ये अरावली का हिस्सा है नहीं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है, लेकिन ये अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उत्तरी अरावली और नाहरगढ़ से जयगढ़, तो ये इतना ऊंचा नहीं है जितना कि दक्षिणी भाग है, तो यहाँ एक राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, करौली। देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज अगर हुए तो अलवर तो इसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर 2 और 4 को तो आप इजिली काट सकते हैं। अब आप जहां कंफ्यूज होंगे तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर चंबल नदी का बेसिन है, बेसिन का विस्तार है। इस प्रकार से अगर ये आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि चंबल नदी के बेसिन का विस्तार है, तो आपका सवाल में आप झालावाड़ को भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, और यहाँ है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये बेसिन नहीं पूछा है कि चंबल नदी कहाँ कहाँ से बहती है, ये पूछा है। तो बहती है चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम, तो चित्तौड़गढ़ जिला हो गया। उसके बाद में कोटा, कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन जिलों में ये प्रवाहित होती है। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका अगर बेसिन के बारे में बात करें, इसका कैचमेंट एरिया के बारे में बात करें, तो ये टोटल 11 जिलों में इसका कैचमेंट एरिया है वो माना जाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ से ये चंबल नदी इस प्रकार से प्रवेश करती है। ठीक है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होते हुए आपकी यहाँ पर यमुना में जाती हुई मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में बहती है, और चित्तौड़गढ़ भी इसमें शामिल किया जाता है। 84 गढ़ वाला एरिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए, इसके अगर कैचमेंट एरिया की बात करें, इसके बेसिन की बात करें, तो ये 11 जिलों में है। और ये हाइड्रोलॉजिकल एटलस राजस्थान से ये लिया हुआ है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और आपसे पूछ भी लिया जाता है, कई बार पूछा भी जाता है कि पर्टिकुलर जो आपकी चंबल नदी है, इसका सर्वाधिक जो कैचमेंट एरिया है वो कौन से जिले में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। देखिए, सर्वाधिक इसका अगर बेसिन का विस्तार है तो ये है आपका 12 जिला में 22.4%, यानी कि 6,993 स्क्वायर किलोमीटर है इसका बेसिन 12 जिले में है। उसके बाद में है 2 नंबर की बात करें तो उसके बाद में झालावाड़ में सर्वाधिक है। ठीक है, लेकिन झालावाड़ में ये बहती नहीं है, इसका कैचमेंट एरिया या बेसिन झालावाड़ में है। ठीक है, इसके अलावा 12 झालावाड़, उसके बाद में आपका बूंदी, और फिर नंबर आएगा 3 नंबर पर कोटा। तो ये 4 जिले हैं जहां पर इसका बेसिन का विस्तार है, वो बेसिन एरिया इसका सबसे ज्यादा है। और न्यूनतम बेसिन पूछा जाए तो वो है आपका टोंक का 1.4% बेसिन है इसका। ठीक है, तो टोटल राजस्थान में इसकी अगर बात करें तो ये है 31,200
39 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर टोटल परसेंटेज की बात करें तो कुल जो चंबल नदी है इसका राजस्थान में जो कैचमेंट एरिया है वो 20.90% है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये 11 जिले हैं, इनमें चंबल नदी है। ये आपकी इसका बहती नहीं है बल्कि इसका बेसिन है, इसके पानी है, उसका कैचमेंट जो एरिया है ये 11 जिलों में आपका फैला हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बनास बेसिन का विस्तार है टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, जयपुर दौसा, टोंक और जयपुर। तो ये जितने भी जिले हैं इन सारे के सारे जिलों में बनास बेसिन का विस्तार है, इसलिए इस सवाल को है वो डिलीट किया गया है। बनास बेसिन पूछा गया है, ना कि बनास नदी कौन से जिलों में होकर बहती है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार का सवाल है, सेम ही नेचर का है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आइए मैं बनास बेसिन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये बनास बेसिन है और बनास बेसिन राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ये 12 जिलों में, सॉरी बनास बेसिन, चंबल बेसिन है 11 जिलों में। तो ये आप देख सकते हैं बनास का बेसिन का जो स्क्वायर किलोमीटर अगर एरिया की बात करें तो टोटल 46,999.4 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 47,000 इसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर हम एरिया है वो मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सबसे, अगर बात करें इसके बेसिन की, तो ये बेसिन आपके टोटल कितने जिले, 12 जिले में है, 12 जिले में है, जिसका जयपुर भी है, दौसा भी है, सवाई माधोपुर भी है, जो विकल्प दे रखा था टोंक भी है, सारे के सारे है, इसीलिए इस क्वेश्चन को है वो डिलीट किया गया है। सर्वाधिक अगर इसके बेसिन की बात करें तो ये इसमें से किस में आ जाएगा, भीलवाड़ा में इसका बेसिन, यानी कि सबसे अधिक जो प्रतिशत है ये आपका भीलवाड़ा में है, 20%। ठीक है, तो ये भी ऑथेंटिक सोर्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन फ्यूचर चीजों को अच्छी तरीके से याद रखने के लिए। तो आगामी पूछ लिया जाता है 4 जिले साथ में दे देंगे, कौन से जिले में इसके बेसिन का विस्तार नहीं है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर में इस किसका है, बनास बेसिन का विस्तार है। ठीक है, तो ये बात हो रही है आपकी बनास बेसिन की। और अभी हमने जो 11 जिलों वाला डिस्कस किया था वो किया था चंबल बेसिन। तो इस सवाल को डिलीट किया गया है, विकल्प के सारे बनास बेसिन के विस्तार वाले जिले हैं। राजस्थान में 2001 से 11 के मध्य किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही, पाली, झुंझुनू और गंगानगर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 10% है, जो कि आपकी किसकी थी, गंगानगर की थी। उसके बाद में झुंझुनू की 11.7% और पाली की थी 11.9%। तो ये न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। अगर इसी प्रकार से ये इसी जगह आपसे सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक आप बताएंगे बाड़मेर 1 नंबर पर है, दूसरा नंबर है आपका जैसलमेर का, तीसरा नंबर है आपका जोधपुर का। ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राजस्थान के जिले हैं। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर रही है, जैसलमेर की 31.8% रही है, और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की 27.7% रही है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक रही है, तो ऐसे 2 जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा दशक था जिस दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अब तक की सबसे अधिक रही है। ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है ये आपकी 1971 से लगा करके 80, यानी कि 1971 से 80 का जो दशक था, इस दौरान राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अब तक की रिकॉर्ड जनसंख्या वृद्धि दर है, जो कि 32.95% रही थी, जो अब तक इतनी कभी भी नहीं रही है। 2001 से लगा करके 11 तक राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3% है, लेकिन 1971 से 81 के मध्य कितनी थी,
लगभग 33%, 32.95%। ठीक है। बाबूजी के पोपों का वाद्य यंत्र है मोरचंग, अलगोजा, खड़ताल, रावण हत्ता। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बाबूजी के पोपे हैं, वो फड़ बांचते समय इस वाद्य यंत्र का यूज किया करते हैं। और अलगोजा ये सुशील वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राजकीय लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है। और एक जंत्र वाद्य यंत्र है जो कि देवनारायण जी की फड़ बांचते समय गुर्जर भोपे इस जंत्र वाद्य यंत्र का यूज है वो लेते हैं। कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में शामिल नहीं था? तो अलवर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर सम्मिलित नहीं था। अलवर शामिल था। अलवर के जो शोभाराम कुमावत हैं, शोभाराम कुमावत, इनको इस मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया था। धौलपुर के उदय भान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया था। ठीक है। और करौली के गणेश पाल को इसका उप राज प्रमुख बनाया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली सिंध और चंबल, आहू और काली सिंध, चंबल और आहू, आहू और निमाय। तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर आपका कौन सा है? गागरोन का दुर्ग स्थित है। और ये आपका झालावाड़ में है। जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है क्योंकि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। और इस गागरोन के किले को डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा गढ़? डोडगढ़ और धूलरगढ़ भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा आप ध्यान में रखना है, एक है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ ऐसा माना जाता है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह और बरोड़ा चारण नामक व्यक्तियों ने, इसलिए इस भैंसरोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह दुर्ग आपका चंबल और ब्राह्मणी या चंबल और बामनी नदियां हैं, चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीर और बेड़ज नदियों के संगम पर अवस्थित है। भीम जी की डूंगरी कहाँ है? चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बेराट। तो भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये आपकी बेराट की पहाड़ियां पर स्थित है। अशोक का बाबू शिलालेख भी यही है। ठीक है। नेक्स्ट है हाथ पर मेहंदी के मांडनों में लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं। तो देखिए मांडने की यहाँ पर बात हो रही है। तो मांडना क्या है? एक प्रकार का भित्ति चित्र है, राजस्थान की एक लोक कला है। ठीक है। सांजी, मांडना, फड़ इत्यादि लोक कला है। तो इस प्रकार को विषय आरपीएससी ने डिलीट किया है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ है हाथ पर मेहंदी के मांडनों में लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं। तो जो मांडने हैं ये बेसिकली हाथ पर न मांडे जाकर के दीवारों पर अलंकृत किए जाते हैं, दीवारों पर बनाए जाते हैं। और ये मांडने अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के मांडे जाते हैं। जैसे कि लहरिया और जो घेवर मांडने हैं ये आपके तीज के त्योहार पर मांडे जाते हैं। ठीक है। तीज का जो त्योहार होता है, इसी तीज के त्योहार पर लहरिया और घेवर जो मांडने हैं ये मांडे जाते हैं। इसके अलावा जो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पर जो श्रवण कुमार है, भक्त श्रवण कुमार, इनके जो मांडने हैं ये रक्षाबंधन पर मांडे जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो कोई भी विवाह होता है किसी का, तो विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक इत्यादि विवाह पर मांडे जाते हैं। जो घेवर और लहरिया है ये आपके देखिए तीज पर भी मांडे जाते हैं। साथ साथ गणगौर का जो त्योहार है इस पर भी घेवर, लहरिया और फूल बगीचा चौक इत्यादि है वो गणगौर पर भी मांडे जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं, अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग प्रकार के मांडने मांडे जाते हैं। अगर कोई यात्री तीर्थ यात्रा करके वापस घर लौटता है तो उसके लिए पथवारी मांडी जाती है। ठीक है। पथवारी या जिसे पुष्कर पेड़ी भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो लहरिया और घेवर है ये आपके, पहली बात तो है कि हाथ पर ना मांडे जाकर के दीवारों पर अलंकृत किए जाते हैं और ये गणगौर और तीज दोनों पर किए जाते हैं। तो इसलिए इस सवाल को वो डिलीट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व श्रावण में 8 दिन, भाद्रपद में 8 दिन, 7 दिन और भाद्रपद। तो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। भाद्रपद महीने में 8 दिनों तक श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व है वो मनाया जाता है। ठीक है। और जो दिगंबर जैन है जिनकी दिशा ही अंबर है, ठीक है, दिगंबर जैन है, इनके द्वारा इसी प्रकार का जो पर्व है वो मनाया जाता है 10 दिनों तक।
और उसे कहते हैं 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण पर्व, ठीक है। तो 10 लक्षण पर्व है, ये दिगंबर जैनों के द्वारा मनाया जाता है। और भाद्रपद महीने का जो दक्ष लक्षण पर्व है, ये वैसे 3 बार, एक साल में 3 बार आयोजित होता है दक्ष लक्षण पर्व, लेकिन भाद्रपद महीने का 10 लक्षण पर्व है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। और श्वेतांबरों का प्रयोक्षण पर्व है, ये आपके भाद्रपद महीने में 8 दिनों तक चलता है, ठीक है। और 8वां जो अंतिम दिन होता है वो संवत्सरी महापर्व के रूप में बड़े धूमधाम से और मनोयोग से चाव से मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? जयपुर, झुंझुनू, कोटा और अलवर। तो राइट आंसर कोटा होगा, झुंझुनू नहीं। तो कोटा, झुंझुनू की महिला साक्षरता की बात करें तो झुंझुनू में जो पुरुष साक्षरता है, पुरुष ये झुंझुनू की सर्वाधिक है, और महिला साक्षरता है ये कोटा की सर्वाधिक है, ठीक है। और ऑल ओवर साक्षरता की बात करें तो कोटा की साक्षरता है वो सर्वाधिक है। कोटा की साक्षरता 76.6% है, ठीक है। कोटा की कितनी है? 76.6% है। दूसरे स्थान पर आता है जयपुर 75.5% और झुंझुनू है ये ऑल ओवर साक्षरता की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है 74%, 74.1% झुंझुनू की साक्षरता दर है। इसके बाद में सीकर और अलवर का स्थान आता है, ठीक है। तो अधिकतम साक्षरता दर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पहला जिला कौन सा है? कोटा 76.1%, दूसरा है जयपुर 75.5%, तीसरा है झुंझुनू 74.1%। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो पुरुष साक्षरता आपकी झुंझुनू की सबसे अधिक है, और महिला साक्षरता सर्वाधिक है ये आपकी कोटा की सबसे अधिक है। और न्यूनतम जो साक्षरता वाला जिला है वो आपका कौन सा है? जालोर जिला है। जालोर की साक्षरता दर 54.9% है। उसके बाद में सिरोही और प्रतापगढ़ का स्थान आता है। नेक्स्ट है ख्याल शैली के कलाकार एवं रचनाकार मंदरंग किस घराने के प्रवर्तक हैं? तो मंदरंग भूपत खान ये जयपुरी घराने के प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो मंदरंग 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जयपुरी घराना। सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है कोटा, बूंदी, ब्यावर और अजमेर। तो यहाँ पर एक भी विकल्प ऐसा नहीं है जहाँ सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा में। और केलवाड़ा कहाँ है? ये शाहबाद तहसील में आया हुआ है, 12 जिले में, ठीक है। तो यहाँ पर 12 सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है केलवाड़ा में। हाल गुरु उपाधि धारण करता है, तो हाल गुरु की उपाधि धारण करता है महाराणा कुंभा। हाल गुरु की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि ये आपके पहाड़ी दुर्गों के विजेता हैं, ठीक है। पहाड़ी दुर्गों के विजेता होने के कारण इन्हें हाल गुरु की उपाधि दी गई। और मुस्लिम शासकों के द्वारा इन्हें हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। इसके अलावा इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। और इन्हीं ग्रंथों के लिए, संगीत ग्रंथों के लिए इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी। छापामार युद्ध प्रणाली में दक्ष थे इसीलिए इन्हें छाप गुरु कहा गया। दानों में बहुत दानवीर थे इसलिए इन्हें दानवीर यानी कि दान गुरु कहा गया, ठीक है। दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो राय यानी कि विद्वानों का आश्रय दाता था इसीलिए राणो राय कहा गया, राणो रासो कहा गया, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य संगीत ग्रंथों के रचयिता के लिए। तो इस प्रकार की अनेक उपाधियों से है वो विभूषित किए गए थे राणा कुंभा। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई 1930, 31, 32 और 33। तो 1931 में जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। अगर जोधपुर के प्रमुख संगठनों की बात करें तो 1918 में चांदमल सुराणा ने जोधपुर में मरुधर हितकारिणी सभा, कौन सी सभा? मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा ने स्थापित की। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का गठन हुआ, मारवाड़ सेवा संघ। इसके बाद में 1923 में जयनारायण व्यास ने क्या किया कि मरुधर जो हितकारिणी सभा है इसका रिफॉर्मेशन किया, पुनर्गठन किया और इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा, कौन सी? मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में मरुधर हितकारिणी सभा को कर दिया। और 1931 में इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का मारवाड़ यूथ लीग में है वो विलय कर दिया गया। तो 1931 में फाइनली आपकी मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है। नेक्स्ट है रंग महल स्थित है श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़।
तो रंग महल एक पुरातात्विक स्थल है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डी इसका राइट आंसर है। कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है, ठीक है। पीलीबंगा, कालीबंगा, रंग महल ये पुरातात्विक स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले में है। तो इसमें 4 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और हमने ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको जल्दी जल्दी चीज़ों का है वो एक सारगर्भित और विश्लेषणात्मक रूप से ये चीज़ें हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। तो आप नियमित रूप से इस चीज़ों पर बने रहे, देखते रहे, निश्चित रूप से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा। और आपको अब कमेंट करके बताना है कि इन 30 सवालों में से आपने कितने सवालों का सही और सटीकता के साथ में आंसर दिए हैं, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अभ्यास और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को परखना चाहते हैं, तो ओम डिजिटल स्टडी की क्वालिटी टेस्ट सीरीज आप अवश्य ज्वाइन करें। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी को भी आप जरूर डाउनलोड ज्वाइन करें। वहां पर सर्च करके आप ओम डिजिटल स्टडी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिन क्वेश्चनों का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर भी आपको डेली प्रैक्टिस के लिए डाले जा रहे हैं, तो उनको भी आप समय समय पर प्रैक्टिस है वो करते रहें। तो उसकी लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार।